नमस्कार, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंशिएंट ओलंपिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है और आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंशिएंट ओलंपिक्स एंड डिक्लाइन एंड टर्मिनेशन ऑफ एंशिएंट ओलंपिक्स। ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे कि जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होती थी, कहाँ पे ऑर्गेनाइज होती थी, कैसे ऑर्गेनाइज होती थी, कितने इवेंट्स होते थे उसमें और किस क्या सीक्वेंस थी उन इवेंट्स की। और साथ-साथ में डिक्लाइन और टर्मिनेशन में हम देखेंगे कि जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थी, उसका पतन क्यों हुआ, किस तरह से हुआ और उसका टर्मिनेशन, उसका समापन, उसे टर्मिनेट किस इंडिविजुअल ने किया, किसने किया और किस वजह से किया। साथ ही में आज की वीडियो का जो आज के टॉपिक का जो आपका स्टडी मटेरियल है, वो वीडियो के अंत में आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एंशिएंट ओलंपिक्स या फिर जिसे हम बोलते हैं एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। ये आपको पता है ग्रीस में शुरू हुई थी, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 776 बीसी में, आज से लगभग 2700 साल पहले। और इसका टर्मिनेशन ये समापन इसका खत्म कब हुई थी, बंद कब हुई थी? 394 एडी में। तो 776 बीसी से 394 एडी 394 एडी तक लगभग 1170 साल ये ओलंपिक्स चली थी और जिसमें एशियन ओलंपिक्स के सक्सेसफुल 293 एडिशंस जो थे वो सेलिब्रेट किए गए थे, ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। तो अपने गौरवशाली इतिहास में एशियन ओलंपिक गेम्स जब अपने पीक पे थी, तब ये लगभग 5 दिन मनाई जाती थी। मीन्स 5 डेज़ के कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे। जैसे आपको पता है कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है वो 10 टू 15 डेज़ उसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो एशियन ओलंपिक गेम्स के भी 5 डेज़ के कॉम्पिटिशन्स होते थे। उस टाइम पे भी 5 दिन के लिए कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे। एंड एशियन ओलंपिक गेम्स में सिर्फ़ इंडिविजुअल इवेंट्स ही कंडक्ट करवाए जाते थे। इंडिविजुअल इवेंट्स मीन्स जैसे अभी फुटबॉल है, फुटबॉल एक टीम गेम है, क्रिकेट एक टीम गेम है, लेकिन एथलेटिक्स में जैसे रनिंग 100 मीटर वो इंडिविजुअल गेम है, इंडिविजुअल स्पोर्ट है, इंडिविजुअल इवेंट है। तो एशियन ओलंपिक्स में टीम इवेंट्स नहीं होते थे, सिर्फ इंडिविजुअल इवेंट्स करवाए जाते थे। जैसा कि आप देखते हो एशियन ओलंपिक गेम्स में पेंटाथलन इवेंट होता था जिसमें 5 इवेंट होते थे, लेकिन पाँचों के पाँचों इवेंट भी इंडिविजुअल ही होते थे। आप ये नहीं कह सकते कि ये ग्रुप इवेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थी वो 5 दिन के लिए ऑर्गेनाइज़ करवाई जाती थी। तो चलिए देखते हैं जो ये पाँचों दिन में कौन-कौन से इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ होते थे। सबसे पहला है हमारा डे 1। पहले दिन ओलंपिक्स के पहले दिन ही क्या होता था, जैसे अभी आपने देखा है मॉडर्न गेम्स में प्लेयर्स जो है वो ओपनिंग सेरेमनी होती है, सभी प्लेयर्स, सभी एथलीट्स ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं। वैसे ही एशियन ओलंपिक गेम्स में भी सभी प्लेयर्स और सभी जजेस जो थे वो जीएस के टेंपल के सामने इकट्ठा होते थे, सेरेमनी होती थी वहाँ पे और वहाँ पे ओथ ली जाती थी। ओथ कौन लेता था? एक तो एथलीट्स ओथ लेते थे और साथ-साथ में ही जजेस थे वो भी ओथ लेते थे। दोनों ओथ लेते थे कि जो हम एशियन ओलंपिक गेम्स में जहाँ हम फिर ओलंपिक गेम्स में ट्रू स्पिरिट में बिना किसी भेदभाव के, करप्शन के पार्टिसिपेट करेंगे। ओथ सेरेमनी के साथ-साथ ही कुछ और इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ होते थे, ऑर्गेनाइज़ करवाए जाते थे, जिसमें था एक इवेंट था ट्रम्प्ड प्लेयर्स का, जिसमें ट्रम्पटर्स जो थे उनका कॉम्पिटिशन होता था और उनमें से एक विनर चूज़ किया जाता था। ट्रम्पटर कौन होता है? जैसे आप देसी लैंग्वेज में बोलते हो कि बाजा बजाने वाला, तो वो उस टाइम पे उनके कॉम्पिटिशन्स भी होते थे। उसके साथ-साथ ही एक और इवेंट ऑर्गेनाइज़ होता था, एक और कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ होता था, वो था हेराल्ड्स का। हेराल्ड्स क्या होते हैं? जो अनाउंसर्स होते हैं, जो अनाउंस करते हैं। तो उनका भी कॉम्पिटिशन होता था और उनमें से भी विनर को चूज़ किया जाता था। तो जो भी विनर हेराल्ड्स होता या फिर विनर ट्रम्पटर होता, उनका काम होता एथलीट्स का वेलकम करना और हेराल्ड्स का काम होता, अनाउंसर्स का काम होता एथलीट के नेम ऑफ द इवेंट, इवेंट का नेम अनाउंस करना कि कौन-सा इवेंट होने वाला है। उसके साथ-साथ अराइवल ऑफ द कॉम्पिटिटर, कौन-सा कॉम्पिटिटर आ रहा है खेलने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, कौन-सी स्टेट से, कहाँ से आ रहा है, उसका नाम क्या है और साथ-साथ में ही नेम ऑफ द विनर्स। और जो भी इवेंट जीत जाते हैं, उनके नाम भी अनाउंस किए जाते। पहले दिन में बस यही 2 ही इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं जिसमें ओथ सेरेमनी होती और ट्रम्पटर और हेराल्ड्स का कॉम्पिटिशन होता जिसमें जो विनर हेराल्ड्स थे उनको मौका दिया जाता ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने का, अनाउंसमेंट करने का। अभी बात आती है दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन जो डे 2 था वो 2 हिस्सों में बाँट दिया जाता। उसमें एक तो मॉर्निंग में इवेंट होते हैं और दूसरे इवनिंग में। डे 2 मॉर्निंग। तो दूसरे दिन सुबह-सुबह जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उनमें मेन कॉम्पिटिशन थे इक्वेस्टेरियन के कॉम्पिटिशन्स जो आपने पहले भी देखा है कि इक्वेस्टेरियन होता है जो घुड़सवार हैं वो घोड़ों को हर्डल्स के ऊपर से जंप करवाते हैं। तो ये इवेंट करवाए जाते हैं। इसी के साथ-साथ सबसे मेजर, सबसे इम्पोर्टेंट और
महत्वपूर्ण इवेंट होता था डे 2 मॉर्निंग का, वो था 4 हॉर्स चैरिट रेस, 4 घोड़ों वाले रथ की रेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस इवेंट होता था डे 2 मॉर्निंग का। और इसी के साथ-साथ कुछ इंडिविजुअल हॉर्स रेसेस भी करवाई जाती। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इक्वेस्ट्रियन इवेंट हो रहा है, उसकी एक खासियत थी कि उसमें विनर जो था वो घुड़सवार नहीं होता था, विनर होता था जो घोड़ों का मालिक होता है। तो ये इसी तरीके से जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में है, वुमेन्स भी ओलंपिक्स की विनर बन सकती थी। वो डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने घोड़ों को इक्वेस्ट्रियन रेस में पार्टिसिपेट करवा के वहाँ से वो मेडल्स या फिर विनर डिक्लेयर हो सकती थी। नेक्स्ट है पेंटाथलॉन। ये हमारा होता था डे 2 इवनिंग में। मॉर्निंग में तो सिर्फ़ घुड़सवारी के और चैरिट रेस के और इक्वेस्ट्रियन के इवेंट होते थे और इवनिंग में डे 2 की इवनिंग में इवेंट होता था हमारा पेंटाथलॉन। पेंटाथलॉन में 5 इवेंट होते हैं, आप सभी को पता है, जिसमें डिस्कस थ्रो हो गया, रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, रनिंग हो गया एंड जैवलिन थ्रो हो गया। ये पाँचों इवेंट इवनिंग को ही हो जाते थे और इसमें एक एथलीट को पाँचों के पाँचों इवेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। तो ये तो हो गए डे 2 के इवेंट। डे 1 में हुई ओथ सेरेमनी, हार्लोट्स एंड ट्रम्पेटर का कॉम्पिटिशन। डे 2 में हुआ मॉर्निंग में इक्वेस्टेरियन, घुड़सवारी और इवनिंग में हुआ पेंटाथलॉन। नेक्स्ट है डे 3। डे 3 ओलंपिक गेम्स का पीक पॉइंट था। ये ओलंपिक गेम्स का कल्मिनेटिंग पॉइंट था क्योंकि ओलंपिक गेम्स गॉड जियस के ऑनर में मनाई जाती है और गॉड जियस को खुश रखने के लिए काफ़ी सारे जानवरों का की बलि दी जाती, बलिदान दिया जाता, ग्रेट सैक्रिफाइस करवाए जाते। डे 4 डे 4 ओलंपिक्स का सेकंड लास्ट डे था और साथ ही में कॉम्पिटिशन का लास्ट डे होता था। तो इस दिन सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन जो था, रनिंग के इवेंट्स वो करवाए जाते। उसमें इवेंट्स थे, सबसे पहला एक इवेंट था स्टेड रेस जो 192 मीटर्स की होती थी और उसी के साथ-साथ दूसरा रनिंग का इवेंट था डायलस जो डबल स्टेड रेस होती थी। स्टेड रेस का डबल डिस्टेंस होता था उसमें और तीसरा जो इवेंट था रनिंग का वो था डालिकॉस जो लॉन्ग डिस्टेंस रेस होती थी। तो ये तीनों रनिंग इवेंट डे 4 मॉर्निंग में कंडक्ट करवाए जाते और बाकी के जो भी इवेंट्स थे वो डे 4 इवनिंग में करवाए जाते, जिसमें इंक्लूडेड थे रेसलिंग एंड बॉक्सिंग। तो इसी के साथ एशियन ओलंपिक गेम्स की कंपटीशन के डेज़ खत्म होते थे। डे 5 जो लास्ट डे होता था, उस वो सिर्फ रखा जाता था विनर्स को ऑनर करने के लिए। This day was reserved for honoring victorious athletes. The winners were covered in ribbons and received victorious palm in the stadium. जो विनर्स थे उनको रिबन्स में कवर किया जाता और स्टेडियम में लोग तालियां बजा के उनका स्वागत करते। और जितने भी विनर्स होते एशियन ओलंपिक गेम्स के उन सभी को पत्तों का एक ताज बनाया जाता। और ये ताज काफी ज्यादा महत्व रखता था एशियन ओलंपिक्स में क्योंकि ये ताज बना होता था ओलाइव ट्री का। ओलिव ट्री के पत्तों का और ये ओलिव ट्री के पत्ते कहाँ से लिए जाते? जीएस के टेम्पल के पास। जीसस का टेम्पल जो था कंपटीशन साइट के पास, वहाँ पे एक ओलिव ट्री था, एक सैक्रेड ट्री था, एक पवित्र पेड़ लगा हुआ था। उस पवित्र के पेड़ के पत्तों से एक ताज बनाया जाता और वो ताज पहनाया जाता ओलंपिक्स के विनर्स को। और इसके अलावा कोई भी कैश प्राइज़ या कोई भी और प्राइज़ नहीं दिया जाता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओलंपिक गेम्स के विनर थे, उनको कोई भी फाइनेंशियल रिवार्ड नहीं मिलता था। बट दे बिकम इम्पोर्टेंट फिगर्स इन देयर टाउन ऑफ सिटी। दे वर गिवन ए हीरोज़ वेलकम ऑन रिटर्निंग फ्रॉम गेम्स। स्टैच्यूज वर इरेक्टेड इन द टाउन एंड पोएट राइट्स वर्सेस टेलिंग ऑफ देयर स्टोरीज। तो यहाँ पे ओलंपिक गेम्स के विनर को कोई कैश प्राइज नहीं मिल रहा है, लेकिन वो जब अपने घर में, अपने टाउन में, अपनी सिटी में गेम्स से जीत कर वापस जाते, तो वहाँ पे उनका हीरोइक वेलकम किया जाता, काफ़ी शान से उनका स्वागत किया जाता और साथ-साथ में उनके स्टैच्यूज़, उनकी मूर्तियाँ बना के सिटी के चौराहों पे लगाई जाती और जो पोएट्स थे, वो उनके लिए पोएम्स लिखते। तो इतना ज़्यादा महत्व होता विनर का, एशियन ओलंपिक गेम्स के ओलंपिक विनर का। क्योंकि लोग महसूस करते थे कि इस इंडिविजुअल ने हमारी सिटी का नाम रोशन किया है। तो ये गौरवशाली इतिहास जो था गेम्स का वो चलता रहा, काफ़ी देर तक चलता रहा, लेकिन आपको पता है कि एक टाइम पे आके जो ओलंपिक गेम्स थी वो टर्मिनेट कर दी गई, वो रोक दी गई। तो चलिए देखते हैं डिक्लाइन एंड टर्मिनेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। जैसा कि आपको पता है कि ओलंपिक गेम्स जो है वो 776 बीसी में शुरू हुई थी। उसके बाद वो लगभग 1170 साल तक उसके इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ होते रहे।
और जिसके दौरान ओलंपिक गेम्स के 293 एडिशंस जो थे वो ऑर्गेनाइज़ करवाए गए क्योंकि ओलंपिक गेम्स जो होती थी वो हर 4 साल के बाद करवाई जाती थी। जैसे आज की ओलंपिक भी हर 4 साल के बाद करवाई जाती है। बट जो मॉडर्न ओलंपिक्स है आपको पता है वो लगभग 120-25 साल ही हुए हैं शुरू हुए। बट एंशिएंट ओलंपिक्स जो थी वो 1100 साल 1170 साल तक चली थी। तो इसका काफ़ी ज़्यादा गौरवशाली इतिहास रहा है, काफ़ी ज़्यादा पीक पीक पे थी अपने टाइम पे ये। बट इसको किसी की नज़र लगी, कैसे हुआ क्या कि जो रोमन्स थे, उन्होंने ग्रीक पे आक्रमण किया, ग्रीस पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और साम्राज्य स्थापित करने के बाद, जो रोम का एक किंग था जिसका नाम था थियोडियस वन जो था वो रोम का रहने वाला था, उसने ग्रीक पे हमला किया, ग्रीस को अपना गुलाम बना लिया और गुलाम बनाने के बाद क्योंकि थियोडियस वन जो था वो क्रिश्चियन था, वो क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो करता था, लेकिन जो ओलंपिक गेम्स थी, ओलंपिक गेम्स का आपको पता है कि ग्रीस के लोग ओलंपिक गेम्स को गॉड जीसस के ऑनर में मनाते थे। तो इसीलिए उसने क्या किया टू इम्पोज़ क्रिश्चियनिटी एज़ अ स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन इम्पोज़ करने के लिए ग्रीस पर उसने ओलंपिक गेम्स को 394 एडी में बंद कर दिया, उसे टर्मिनेट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ओलंपिक गेम्स का जो गौरवशाली इतिहास है, वो 776 बीसी में शुरू होता है, आज से लगभग 2700 साल पहले और ये 1170 साल तक और ओलंपिक गेम्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाई जाती है सक्सेसफुली, जिसके दौरान ओलंपिक गेम्स के 293 एडिशंस एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के 293 एडिशन जो है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज़ होते हैं एंड 394 एडी में जाके ये गेम्स टर्मिनेट कर दी जाती है बाय थियोडिस वन ऑफ रोम। तो जैसे ही थियोडिस वन ने ओलंपिक गेम्स को टर्मिनेट किया, तो क्या हुआ? फॉलोइंग दिस द गेम्स डिसअपीयर ग्रेजुअली गेम्स धीरे-धीरे खत्म हो गई, डिसअपीयर हो गई, साइट्स ऑफ ओलंपिया वाज़ अबैंडन्ड जो ओलंपिया की साइट्स थी वो अबैंडन कर दी गई, वहाँ पे कोई नहीं जाता था, धीरे-धीरे वो खंडरों में कन्वर्ट हो गई। और इसी के साथ-साथ आपको पता है कि जो टाइम के साथ अर्थक्वेक्स आए जिसने जो ओलंपिक गेम्स की साइट्स थी, जो बिल्डिंग्स थी, स्टेडियम्स थे, वो धीरे-धीरे अर्थक्वेक की वजह से टूटना-फूटना शुरू हो गए और धीरे-धीरे समय की मार से जितनी भी साइट्स थी, जितने भी स्टेडियम्स थे, टेम्पल्स थे, वो रेत में और मिट्टी में दफन हो गए और ओलंपिक गेम्स का जो गौरवशाली इतिहास था, वो एक टाइम पे आके एंड हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स है वो 394 एडी में बंद कर दी गई है। उसके बाद आपको पता है कि जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है वो लगभग 100 150 साल 120-30 साल हुए उसको चलते हुए। तो बीच में जो 1500 साल का गैप है वो आया। उसके बाद किसने इसकी शुरुआत की? किसको लगा कि हमें ओलंपिक गेम्स फिर से शुरू करनी चाहिए? कहाँ से शुरू हुई? किस तरह से शुरू हुई? क्या-क्या एफर्ट्स करेंगे? और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में क्या-क्या इवेंट्स कौन-कौन से इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाए जाते हैं? ये सभी टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। और साथ ही में कुछ स्टडी मटेरियल है आज के टॉपिक का जिसने नोट डाउन करना है, वो कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।